नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट। लिनेश क्लब सेवांजलि रायगढ़ के तत्वावधान में महिलाओं के व्यक्तिगत विकास पर 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में व्यक्तिगत निर्माण व विकास विषय पर व्याख्यान देकर लोगों को व्यक्तित्व निर्माण की बारीकियों और विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। सेवांजलि क्लब की अध्यक्षा लिनेश सुमिता पांडे ने इस कार्यशाला हेतु डॉक्टर इति शर्मा, शिक्षाविद इंदौर, जिनकी बाल मनोविज्ञान पर विशेषता है, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया था, जिनके मार्गदर्शन में व्यक्तित्व विकास के अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई। आइए मिलते हैं डॉक्टर इति शर्मा से और जानते हैं व्यक्तित्व निर्माण और विकास पर उनके विचार। नमस्कार, डॉक्टर इति शर्मा बाल मनोविज्ञान विषय हैं जो कि इंदौर से हैं। मैं आपका उनसे रूबरू कराने जा रही हूँ। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। महिलाओं के व्यक्तित्व विकास के संबंध में कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को देना चाहेंगी? बिल्कुल देना चाहूँगी। हमारा जो वर्कशॉप का पहला दिन था वो महिलाओं के लिए ही था स्पेशली। मैंने उस पूरे प्रोग्राम में जितनी भी महिलाएं थी सबको यही कहा कि आप अपने स्वयं के व्यक्तित्व पर विचार करिए और ध्यान दीजिए अपने व्यक्तित्व को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को चलाती है। परिवार का हर सदस्य उससे बहुत आत्मिक होता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर उस महिला का व्यक्तित्व विकसित होगा, उसकी सोच बहुत अच्छी होगी, उसके विचार अच्छे होंगे, उनका मानसिक स्तर अच्छा होगा, तो वो परिवार के हर एक सदस्य को सही ढंग से उनकी देखभाल कर पाएगी और अपने बच्चों के भविष्य को संवार पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि महिला पहले स्वयं के व्यक्तित्व पर विचार करे और अपने व्यक्तित्व को सुधारने का प्रयास करे। मतलब कहा जाए तो स्त्री परिवार को चलाती है, परिवार अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज से राष्ट्र की उन्नति होगी। जैसा कि मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगी कि स्त्री पुरुष समानता का भी दौर चल रहा है, लेकिन महिलाओं को अलग से उनको जगाने की, उनके व्यक्तित्व को विकास करने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है वर्तमान परिदृश्य में? कुछ जानकारी हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल। जैसे अगर हम विचार करें तो हम ये आज की परिस्थिति में ये ज़रूर कहा जाता है कि स्त्री पुरुष समान है, पर व्यावहारिक तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे समाज की एक कमजोरी ज़रूर सामने आती है कि स्त्री और पुरुष में भेदभाव होता है। मैं तो यहाँ तक कहूँगी कि आज भी अगर लड़के का जन्म होता है तो बहुत खुशी मनाई जाती है और लड़कियों के जन्म पर वो खुशी थोड़ी-सी कम हो जाती है। पर इससे यही जो हमारी मानसिकता है, हमारी सोच है, आज हमें स्त्री और पुरुष 2 भागों में बाँट रही है, क्योंकि देश के विकास, समाज के विकास के दौर में क्या स्त्री, क्या पुरुष, दोनों समान सहभागी हैं, क्योंकि हम खुद भारतीय हैं। तो हमारी जो संस्कृति है उसमें अगर हम वैदिक काल पे भी जाते हैं, तो भी हम यही पाते हैं कि वहाँ भी स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया जाता था। कहीं कोई भेदभाव हमारे वैदिक काल में नहीं था। समय परिस्थितियाँ बदलती गईं, सामाजिक मान्यताएँ बदलती गईं और हम कहीं न कहीं अपनी उस भारतीय संस्कृति को भूल गए और भारतीय संस्कृति को हम भूल रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी है। यही कहीं न कहीं ऐसा एक एटमॉस्फेयर बन जाता है और फिर स्त्री और पुरुष में 2 अलग-अलग विचार आ जाते हैं और आज के समय में देखा जाए तो स्त्रियों को अभी और ज़्यादा विकसित करने की ज़रूरत है। जैसा एक बराबरी का दर्जा जो होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए, वो नहीं हुआ है। तो पुरुषों के बराबर स्त्री को जो दर्जा मिलना चाहिए, तो इसलिए हम सोचते हैं कि महिलाओं के व्यक्तित्व में विकास होना चाहिए। अगर उनका व्यक्तित्व विकसित होगा, तो स्वाभाविक है कि उनकी मानसिकता भी बदलेगी, उनमें एक आत्मविश्वास जागृत होगा और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जो आत्मविश्वास चाहिए, वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं तो आज भी कमज़ोर पड़ता है कि स्त्रियाँ कहीं न कहीं थोड़ा-सा दबी हुई हैं। तो उन जो बची हुई स्त्रियाँ हैं, जो आज भी चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने हर एक व्यक्ति में एक न एक क्वालिटी ज़रूर दी है। मौका जिसको मिलता है, वो अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा ले जाता है और जिनको मौका नहीं मिल पाता, वो स्त्रियाँ उस चारदीवारी के अंदर ही अपनी प्रतिभा को बिल्कुल दबोच लेती हैं। तो ये एक परिवर्तन आना चाहिए कि हर एक महिला आगे बढ़े। जहाँ तक मैडम ने बताया परिवर्तन का बातों को, तो खुद में महिलाओं को परिवर्तन लाना होगा, उनको कोई जगाने नहीं जाएगा,
उनको स्वयं से जागना होगा और नर और नारी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यह बात यहाँ पर सार्थकता व्यक्त करती है। जैसा कि मैडम बचपन और किशोर अवस्था में इस तरह के कार्यशाला का आयोजन का विशेष प्रभाव पड़ता है, तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? जी हाँ, बचपन हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी गीली मिट्टी होती है, जिसे जिस साँचे में डाल दो, वो ढल जाती है। अगर हम बच्चे को बचपन से ही अच्छे संस्कार दे रहे हैं, उसे हम बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, उसको संस्कार दे करके और उसकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, ये सब जो अच्छी बातें हैं, मोरल सपोर्ट यदि हम उसको दे रहे हैं बचपन से ही, तो धीरे-धीरे जैसे बाल मनोविज्ञान में कहा जाता है कि धीरे-धीरे जो व्यक्ति का जो स्वभाव है, वो छोटी उम्र से ही बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे सांचे में आप बच्चे को ढालेंगे वो वैसा ही ढल जाएगा। कहीं आप देखते हैं कि किसी परिवार का बच्चा बहुत ही सुसंस्कृत दिखता है, भले वो छोटी उम्र का है और उसमें मैनर्स, एटिकेट्स बराबर होते हैं, उसका वे ऑफ टॉक बहुत अच्छा होता है, उसकी भाषा अच्छी होती है, तो उसका कारण ये है कि उसे परिवार में वो एटमॉस्फेयर मिल रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि हम बचपन से ही बच्चों में वो संस्कार डालें कि वो उनके इतने अच्छे से उनको समझाएँ कि वो उनके व्यवहार में तब्दील हो जाए। और अगर उनके व्यवहार में ये चीज़ आ जाती है तो उनका व्यक्तित्व विकसित होता है और एक अच्छे नागरिक के रूप में वो समाज में सामने आते हैं। बात करते हैं बाल्यावस्था किशोरावस्था की। तो किशोरावस्था उम्र के एक ऐसी दहलीज पर खड़ा रहता है बच्चा उस समय कि उसके सामने 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये होता है जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव रहता है, जो बच्चे का मस्तिष्क रहता है, जो उसकी सोच होती है, उसके विचार होते हैं, इस उम्र में ना तो वो मैच्योर हो पाता है और ना ही बच्चा रहता है। तो उसके जो विचार हैं वो उसे कहीं न कहीं भ्रमित करते रहते हैं और वो इस विचार में एकदम उलझ जाता है। तो ऐसे समय में पेरेंट्स के की और ये शिक्षक-शिक्षिकाओं की भी जो भूमिका होती है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर उसके पेरेंट्स और उसके शिक्षक-शिक्षिका जहाँ भी वो पढ़ने जा रहा है, अगर उसे सही मार्गदर्शन देंगे, तो वो सही रास्ते पर निकल जाएगा। अगर किशोरावस्था इतनी कह सकती हूँ कि खतरनाक स्थिति होती है उस समय कि अगर बच्चा एक सही ट्रैक पकड़ लिया, तो वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा। उसका जीवन सफल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कहीं उसे गलत संगत मिल गई या जैसे आजकल बिल्कुल व्यस्त जीवन शैली है पेरेंट्स की, तो इस भागती-दौड़ती ज़िंदगी में वो खुद ही इतने व्यस्त रहते हैं कि बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे समय में बच्चा किस दिशा में भ्रमित हो जाएगा ये हम और आप नहीं कह सकते। और जैसा एक साइकोलॉजी कहती है कि बुराइयाँ बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। तो छोटी-सी उम्र है, उसकी सोच अभी इतनी मैच्योर नहीं है, परिपक्व नहीं है, तो वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। तो इसलिए किशोरावस्था में, बाल्यावस्था के साथ-साथ किशोरावस्था में भी अ, अभिभावक को, पेरेंट्स को उतना ही सतर्क रहना चाहिए, जैसा वो बचपन में हम उसको उठना-बैठना सिखाते हैं। न्यूबॉर्न बेबी होता है, धीरे-धीरे वो बैठना सीखता है, चलना सीखता है, तो बहुत ज़्यादा उसकी देखभाल होती है। तो वही देखभाल उसके चारित्रिक गुणों पर होना चाहिए, कि वो कैसा व्यवहार कर रहा है या पूरा कंसंट्रेशन पेरेंट्स का उसके व्यवहार को, उसके संस्कार को निर्मित करने में होना चाहिए। अभी तक समाज सेवा के में आपका सफ़र के बारे में बताएँगे? मेरा समाज सेवा का जो सफ़र है, वो ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि मैं खुद सैटिस्फाई हूँ और बाकी लोगों से जब मेरे बारे में चर्चाएँ सुनती हैं, तो एक अच्छा ही फीडबैक मुझे मिलता है। तो मेरा जो मैंने जो सोचा था कि ज़्यादातर मेरा ध्यान जाता है, जो मतलब 5 साल से 12 साल तक की जो उम्र होती है, उन बच्चों पे मैं ज़्यादा ध्यान देती हूँ। उनके पेरेंट्स से मिलती हूँ। उनको अगर ऐसा लगता है कि भले बहुत क्वालिफ़ाइड पेरेंट्स हों, पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यहाँ इनके बीच में ये चीज़ और होनी चाहिए या कहीं मुझे कोई कमी महसूस होती है, तो मैं बराबर उनसे मिलती हूँ, उनसे कॉन्टैक्ट करती हूँ और एज़ ए कह सकते हैं कि काउंसलिंग भी करती हूँ मैं। ऐसे जब मैं जिस भी संस्था से जुड़ी हूँ, वहाँ अगर ज़्यादा बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो कह सकते हैं कि सही रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स भी मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो पहले तो मैं सिर्फ़ पेरेंट्स से बात करती हूँ, सीधे बच्चे से बात नहीं करती हूँ। पहले बच्चों के पेरेंट्स से बात करूँगी, ख़ासकर माता पे मेरा फ़ोकस बहुत रहता है
कि उनकी क्या विचारधारा है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनका खुद का व्यक्तित्व कैसा है। अगर उनका ही व्यक्तित्व ठीक नहीं है तो बच्चे को वो सही गाइडेंस नहीं दे पाएंगी। तो इसलिए मैं पहले पेरेंट्स से मिलती हूँ, उनसे बातचीत करती हूँ, पारिवारिक स्थिति समझती हूँ कि उनके घर के अंदर कैसा एटमॉस्फेयर है, कि बच्चा गलत रास्ते पर चला गया या कहाँ कमजोरी है। तो पहले मैं पेरेंट्स को समझाती हूँ और एक मौका देती हूँ पेरेंट्स को समझाने, काउंसलिंग करने के बाद उनको ये एक मौका देती हूँ कि हम अगले हफ्ते मिलेंगे, इस बीच आप बच्चे से ऐसा व्यवहार करिए। और कई बार ऐसा हुआ है, ऑलमोस्ट ऐसा हुआ है कि बच्चे से उनका जो व्यवहार बदलता है, जो मैं सलाह देती हूँ वो वैसा व्यवहार करते हैं और फिर थोड़ा बहुत उन्हें परिवर्तन लगता है बच्चे में। फिर भी अगर मान लीजिए नहीं होता है तो मैं फिर बच्चे से बात करती हूँ। ये मेरा अपना एक तरीका है बच्चे से बात करने का, पेरेंट्स से बात करने का, काउंसलिंग करने का। अब तक के सफर में कुछ ऐसे सपने जो आप आगे पूरा करना चाहेंगी? जी, जैसे मैंने आपको कहा कि ईश्वर की बहुत बड़ी मेहरबानी है, मुझे बहुत कोऑपरेशन मिलता है, खासकर मुझे मेरे परिवार से बहुत कोऑपरेशन मिलता है। तो क्योंकि अगर परिवार वाले ही साथ नहीं देंगे तो हम अपने जो टारगेट हमने बना रखा है या जो हम करना चाहते हैं उसमें कहीं न कहीं सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। पर ईश्वर की मेहरबानी है, मुझे परिवार से बहुत सहयोग मिलता है और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि आजकल वृद्धाश्रम में संख्याएँ क्यों बढ़ रही है वृद्धों की? क्योंकि ठीक है, बच्चों को तो हमने समझा लिया, समझाने के बाद भी मेरा एक ये विचार है कि मैं ये जानना चाहूँ कि वृद्धाश्रम में जो लोग रह रहे हैं, वो कैसा जीवन बिता रहे हैं, उन पर क्या बीत रही है। और जो वृद्धाश्रम में आजकल बहुत ऐसा देखने को मिलता है, चूँकि मैं इंदौर जैसे शहर में रहती हूँ, तो वहाँ ये घटनाएँ आए दिन मुझे सुनने और पढ़ने को मिलती है कि आज वृद्धाश्रम में ऐसा व्यक्ति आया।